हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इतिहास का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे भाई, आप लोगों ने जितने सारे मैंने अभी तक वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा वीडियो को अच्छी तरह से कवर कर चुके होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे तो मेरे भाई, आप लोग जल्दी से जाकर सारा वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले। 5 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का कैसे आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, सारा वो क्वेश्चन मैं फाइनली अब तक मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को पहुंचाने की पूरी कोशिश किया हूं। और ये हमारा सब्जेक्टिव का लास्ट वीडियो मेरे भाई, जहां पे मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए मेरे भाई, हम लोगों ने 98 तक डिस्कस कर चुके थे, अब मैं आपको 99 बता रहा हूं भाई। सुनिएगा क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कौन कौन से कारण थे, यानी अंग्रेज लोग हमारे देश पर आकर क्यों बस गए थे। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अंग्रेज हमारे देश आए हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा मेरे दोस्तों। इसी कारणों के बारे में आप लोगों से वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो बताएंगे सर, वो भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के मुख्य कारण थे जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कारण, कच्चा माल की जरूरत। आप दुनिया में किसी भी सामान को बनाएंगे तो उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए। कलम बनाएंगे, प्लास्टिक चाहिए, शर्ट बनाएंगे, कपास चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज बनी है तो वो पहले कच्चा था, फिर उसको पक्का बनाया गया। तो अंग्रेज लोगों को लगने लगा कि भारत सोने का चिड़ियाघर कहलाता है, चलो वहां पर जाकर हम लोग लूटपाट करते हैं। आया यहाँ पे भारतीय किसानों को सबसे पहले मेरे दोस्तों कुछ लालच देकर अपने अधीन कर लिए। जब अपने अधीन कर लिए तब भारत के सारे लोग अंग्रेजों के इशारों पर चलते थे। अंग्रेज जो बोलते थे वही उनको सुनना पड़ता था। और मेरे दोस्तों, यहां तक ही नहीं बल्कि भारतीय किसानों के द्वारा उपजाए गए वह कपास को कम दामों में खरीद कर वो अपने देश ले जाते थे बेचने के लिए, अपने देश में ले जाते थे। और मेरे दोस्तों, ले जाने के बाद उस कपास से वह नए नए वस्त्र बनाते थे और यही वस्त्र फिर से वो भारतीय बाजार में अधिक दामों पर बेचा करते थे। यह था अंग्रेजों का चाल। कच्चे माल, औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के देशों, खासकर इंग्लैंड में, खास करके किस पे, अंग्रेज लोग के देश में उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। अब जैसे हमारा औद्योगिक क्रांति समाप्त हो गई मेरे भाई, समाप्त होने के बाद खास करके अगर मैं बात करूं इंग्लैंड में औद्योगिक के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने लगी। भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे। अब भारत एक ऐसे देश है जो मेरे दोस्तों जिसके पास प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण है, आज भी परिपूर्ण है, अगर हम दूसरे देशों को ना बेचे तो, है ना। आप सोच सकते हैं कि धनबाद का कोयला मेरे दोस्तों अमेरिका में बेचा जा रहा है। एक समय ऐसी आएगी कि हम लोग कोयले के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि हमारा सरकार अभी बेच रही है किसको, अमेरिका को। अमेरिका सारे देशों से कोयला को खरीद करके स्टॉक कर रही है। जिस दिन अमेरिका को पता चल जाएगा कि भारत में कोयला खत्म हो गई है, वो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, भारतीय लोगों से ही अधिक दामों पर बेचेगी। यह है कूटनीति, ठीक है। तो भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बना लिया। भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे, इसलिए भारत को क्या कर लिया, उपनिवेश बना लिया, ताकि वे यहां से सस्ते में कच्चा माल प्राप्त कर सके, ताकि वो हमारे देश से सस्ते में कच्चा माल खरीद करके अपने देश ले जाके पक्का माल बना करके वो भारतीय बाजार में ही वही सामान को वो अधिक दामों पर बेचे, ठीक है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट पे ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि बाजार की जरूरत। याद रखिएगा, आप सामान तो बना लिए, सामान तो हम लोग अच्छी तरह से बना लिए, लेकिन सामान बनाने के बाद इसको बाजार में बेचना होगा। ऐसा तो नहीं है ना भाई, घर में सामान बना लिए घर में रख दे, ऐसा तो नहीं है कि घर में रख दिए हैं, नहीं भाई। याद रखिएगा, इसका मतलब यह होता है कि सामान को बनाने के बाद हमें बाजार में बेचना पड़ता है। तो इंग्लैंड में बने माल की खपत के लिए उन्हें एक बड़े बाजार की जरूरत थी। अब इंग्लैंड अलग अलग देशों को कब्जा करके रखा था, अमेरिका जैसे देश को अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था। अलग अलग देशों से कच्चा माल लाए, पक्का माल बनाने के बाद वो आप सोचने लगा भाई कि अब हम बेचेंगे कहां, आखिर अब हम बेचेंगे कहां। तो बेचने के लिए मेरे दोस्तों क्या किए हैं वो लोग, हम भारतीय बाजार को अपनाया। चलो भाई, भारत में सबसे मूर्ख लोग हैं, इसी के माल को खरीद लेते हैं और इसी के माल से पक्का माल बनाने के बाद इन्हीं लोगों को बेचा जाएगा। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। अब लोगों को क्या करने लगा मेरे दोस्तों, अपने सामान को भारतीय बाजार में बेचने लगा। तो इंग्लैंड में बने माल की खपत के लिए उन्हें एक बड़े बाजार की जरूरत थी। भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए अंग्रेजों ने
सोचा कि अगर वे अपने माल को यहाँ बेचेंगे तो वह तेजी से बिक जाएगी, इसलिए भारत को उपनिवेश बना लिया। और बहुत सारे कारण है जिसके कारण भारत को उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बना लिए। सूर्यास्त कानून क्या है मेरे भाई? तो यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले राजस्व भुगतान नहीं किया जाता तो उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। अब सुनिए मेरे भाई, मैं कह रहा हूं, इसको बाद में समझिएगा, पहले मेरे बात को समझिए। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का 10 मार्च को मैं एक क्वेश्चन, आप लोगों को कुछ पैसा दिया हूं या तो कुछ जमीन दे दिया हूं। चलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों को जमीन दे दिया हूं, इकट्ठा आप लोगों को जमीन दिया हूं, और मैंने कहा अरे प्रमोद सुनो, 10 मार्च को आप मुझे जमीन का तो किराया दोगे ही दोगे, जो मेरा है, जो मैंने आपको दिए हैं, और साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट भी तुम्हें देना होगा। मैंने कहा हाँ। वो कहा अच्छा ठीक है, मैं 10 तारीख तक दे दूंगा। अब मेरे भाई 10 तारीख को सूर्य डूबने से पहले पहले अगर प्रमोद ने मेरा पैसा और मेरा इंटरेस्ट अगर नहीं लौटा पाया तो उसकी जमीन को हम क्या करेंगे? नीलामी कर देंगे। उनके जमीन को हम क्या करेंगे? नीलामी कर देंगे। यही चीज मेरे दोस्त यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था। यह एक ऐसा कानून था हमारा, यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने से पहले कोई एक निश्चित डेट फिक्स किया जाता था, अगर उस डेट में सूर्य डूबने से पहले पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले अगर आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पैसा का भुगतान नहीं किया जाता तो उनकी जमीन को पूरी तरह से नीलाम कर दिए जाते थे, नीलाम कर दिए जाते थे। इस प्रकार जमींदार को जमीन से हाथ धोना पड़ता था। याद रखिएगा, इस तरह से जमींदार को जमीन से क्या करना पड़ता था? हाथ धोना पड़ता था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यास्त कानून। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शानदार तरीके से सूर्यास्त कानून के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर सूर्यास्त कानून है क्या। ठीक है ना? चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन है 5वीं रिपोर्ट पर एक निबंध लिखे। आपसे पूछा गया 5वीं रिपोर्ट पर एक निबंध लिखना है। पॉइंट नंबर 1, 18वीं सदी के अंत में जमींदारों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अब 18वीं सदी जैसे जैसे आई मेरे भाई, 18वीं सदी में जमींदारों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों अंग्रेज लोगों ने एक निश्चित राशि फिक्स कर दिया था कि अगर आपका जमीन उपजाऊ हो, आपके खेत में फसल का उत्पादन हो या ना हो, अभी आप मुझे इतना % देना होगा। इस कारण से किसानों की स्थिति बहुत ही कठिनाई थी, बहुत ही खराब स्थिति आ गई थी। किनका? किसान लोगों का, जमींदार लोगों का। उनकी जमीन पहले ही बहुत हद तक बेच दी गई थी, और जमींदार जो थे अंग्रेजों ने उसकी जमीन को पहले ही बहुत ही हद तक बेच दिया गया था, और वे गरीबी में जी रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? गरीबी में जी रहे थे। कौन? जमींदार लोग। याद रखिएगा, जमींदार लोग क्या थे मेरे भाई? गरीबी अवस्था से जूझ रहे थे। कहता है कि अंग्रेज किसानों पर भी बहुत तरह से अत्याचार कर रहा था। अंग्रेज जो है किसानों पर बहुत तरह से अत्याचार कर रहे थे। अब जो अंग्रेज है भाई, वो हमारे देश को लूटपाट करने के लिए आए हैं, तो कम से कम हमें तो अत्याचार करेंगे ही करेंगे। तो इसी तरह से किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगा। कौन? तो बताएंगे सर, अंग्रेज लोग। इस सारी समस्या को जिक्र 5वीं रिपोर्ट में किया गया। अब किसानों की स्थिति कैसी रही, 18वीं सदी में किसानों की स्थिति कैसी रही, जमींदारों की स्थिति कैसी रही, इन सारी स्थिति के बारे में 5वीं रिपोर्ट में वर्णन कर दिया गया। पॉइंट 2, यह रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। अब मेरे भाई यह रिपोर्ट जो है पूरी तरह से एक डायरी था, इतना बड़ा एक डायरी था। याद रखिए, इतना बड़ा क्या था मेरे भाई? एक पूरी तरह से क्या थे? डायरी थे। और यह रिपोर्ट याद रखिएगा 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट में कुल 1002 पन्ने थे। अब इस रिपोर्ट में मेरे दोस्तों कुल 1002 पन्ने थे। इतने मोटा एक बुक थी, इतनी मोटी एक बुक थी, जिसमें 8000 पन्ने में जमींदार और किसानों की शिकायतें और जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट शामिल था। अब जो हमारा 5वीं रिपोर्ट है मेरे भाई, इसमें 1002 पेज थी, और 1002 पेज में सिर्फ 800 पेजों में सिर्फ ये लिखा गया था कि वहां के किसान, वहां के जमींदार की क्या क्या शिकायतें हैं। ठीक है, वो हमारे देश के लोगों का कहना था कि आप हमारे देश आए हैं, ठीक है,
आप जो भी सामान ले जा रहे हैं, अभी तक हमें कोई रोक टोक नहीं किए। अब हम ये कहना चाहेंगे आपके पार्लियामेंट से, क्योंकि कानून पास होती है संसद से, तो पार्लियामेंट को भारतीय लोगों ने 1002 पेजों में सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों किसान और जमींदार के जो अत्याचार हुई है, इस अत्याचार के शिकायती पत्र में 800 पेजों में दर्ज किया और ये पत्र को भेज दिया कहां? पार्लियामेंट। किसका? याद रखिएगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट। इसी को कहा गया 5वीं रिपोर्ट। इसी को क्या कहा गया मेरे शेर सैनियों? 5वीं रिपोर्ट कहा गया। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? इस चीज को क्या करना है? याद रखना है 5वीं रिपोर्ट के बारे में, ठीक? चलिए सर, उम्मीद करता हूं 5वीं रिपोर्ट के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर, अस्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं और अस्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों का वर्णन करें। अस्थायी बंदोबस्त के गुण और अस्थायी बंदोबस्त के दोषों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को कभी कभी मेरे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो बताएंगे सर, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं क्या? कॉर्नवालिस कोड। कब पास हुआ? 1793 को। याद रखिए, कब पास हुआ? 1793 को। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई एक प्रणाली थी जिसमें जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया था। जिसमें जमींदार को भूमि का, ये जमींदार मान के चलिए ये जमीन है, ये जिनका है भाई, उसी को मालिक बना दिया गया। यह मुख्य तौर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। यह टैक्स अस्थायी रूप से तय था। अब ये जो हमारा टैक्स था, जो अंग्रेज लोगों ने भारतीय किसानों से जो टैक्स लेते थे, ये टैक्स पूरी तरह से क्या हो गया? निश्चित हो गया। क्या आपके खेत में उपजाऊ हो या ना हो, आपके खेत में फसल का उत्पादन हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इतना परसेंट चाहिए, हमें इतना परसेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? यह था यह टैक्स। कर का मतलब टैक्स। यह टैक्स अस्थायी रूप से तय था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। फसल आपका अच्छा हो या खराब, अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों को चाहिए टैक्स। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को नियमित आय दिलाना था, लेकिन इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गई। अब किसान भाई अगर उनका खेत में फसल का उत्पादन नहीं होगा तो वह कैसे अंग्रेजों को टैक्स देंगे? अब किसानों के ऊपर आने लगा बोझ। क्या आने लगा? किसानों पर आने लगा बोझ। और यही चीज को हम लोग कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त। अब अस्थायी बंदोबस्त के लाभ और गुण और हानि के बारे में आपसे बात करना है। पहला, अस्थायी बंदोबस्त के कंपनी के लाभ और हानि को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखना है। अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को मिली लाभ और हानियों को मैं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, कंपनी को बार बार कर वसूलने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। अब मेरे दोस्तों, कंपनी में एक व्यक्ति को निश्चित किया गया था कि आप जिस इलाके में हमारा टैक्स है उस इलाके में जाना, हर एक घर जाना और टैक्स को कलेक्ट करके लाना। अब क्या क्या सरकार ने एक नियम बना दिया, अंग्रेज सरकार ने एक नया नियम बना दिए क्या, कि टैक्स जमींदार जो फिक्स किए गए जो डेटा, वही उतना टैक्स वो हमारे पास खुद लाकर जमा करेंगे। ये था उनका, याद रखिएगा, प्रॉफिट। किनका प्रॉफिट? बोलिए, अंग्रेज लोगों का। कंपनी की आय निश्चित हो गया। अब फसल का उत्पादन अच्छा हो या खराब, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा आय निश्चित हो गई, इसमें भी प्रॉफिट होने लगा। हानि के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, किसानों के पास बिल्कुल जमीन नहीं बचा। अब किसानों के जमीन में अगर आप टैक्स लगा देंगे, फसल का उत्पादन नहीं होगा, तो किसान क्या करेंगे? जमीन को बेचकर ही आपको टैक्स भरेंगे। तो किसानों के पास बिल्कुल जमीन नहीं बचा, अब वह सिर्फ मजदूर बनकर रह गए। अब किसान भाई जो थे, हानि के बारे में बात कर रहा हूं, किसान भाई जो थे वो पूरी तरह से मजदूर बनकर रह गए। टैक्स नहीं देने के कारण उनकी जमीन को छीन लिया जाता था। किसानों के पास अपनी जमीन को बचाने के लिए कोई भी कानून अधिकार नहीं था। अब किसानों के पास जमीन को बचाने के लिए कोई और कानूनी अधिकार नहीं था, जिसके कारण वो अपनी जमीन को बचा सके, जिसके कारण वो अपने जमीन को क्या कर सके? बचा सके। यह था सर हमारा अस्थायी बंदोबस्त के
लाभ और अस्थायी बंदोबस्त के नुकसान के बारे में, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सर संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं संथाल विद्रोह के बारे में, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे भाई। देखिए अंग्रेज लोग क्या करते थे मेरे भाई, सुनिएगा, अंग्रेज लोग क्या करते थे, हमारे झारखंड में आकर संथाल परगना के क्षेत्र में मेरे भाई वो आके जमीन को छीनने लगा। अब आदिवासी समाज लोग रहने के लिए सोचे थे कि थोड़ा सा जमीन लेंगे। एक समय ऐसी आई मेरे दोस्तों कि हमारे जो आदिवासी समाज के लोग होते थे उनके जमीन को हड़पने लगे। जब यह खबर चली, पता सिद्धू को जैसे पता चला और सिद्धू के परिवार को जैसे पता चले, उन्होंने कहा ऐसा करने से नहीं होगा, चलो सुनो, हम लोग सब एक गांव वाले हमारे इस इलाके में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद इन अंग्रेजों को सबक सिखाते हैं। अब मेरे भाई सारे लोग इकट्ठा हो गए और अंग्रेजों को समझाया बुझाया, नहीं माना। तब मेरे भाई हमारे सिद्धू और कानू ने कहा कि सुनो सब आप लोग हमारे पीछे रहना और हम दोनों भाई आगे रहेंगे। एक्चुअली वो लोग 4 भाई और 2 बहन थे। कहा कि हम दोनों भाई, हम चारों भाई आगे रहेंगे, आप लोग पीछे रहिएगा, तभी जाकर हम लोग अपने जमीन को अपने बना सकते हैं, अन्यथा नहीं तो दिन प्रतिदिन हमारे जमीन को ये हड़पते चले जाएंगे। अब मेरे भाई अंग्रेजों के पास हथियार था। क्या था? अंग्रेजों के पास क्या थे? हथियार थे। वह विदेशों से हथियार भी मंगाते थे। और मेरे दोस्तों हमारे संथाल लोगों के पास, जो संथाली प्रजाति के लोग थे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ तीर धनुष थे। तो एक तीर धनुष चलाएंगे तो आप एक ही व्यक्ति मरेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों वहां पे अगर मैं बात करूं अंग्रेजों का, तो एक गोली से कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरह से हमारे संथाल विद्रोह मेरे दोस्तों, जैसे हमारे सिद्धू कानू पीछे हट गए तो सारे लोग मेरे दोस्तों धीरे धीरे पीछे हट गए, जिसके कारण हमारा संथाल जो है विद्रोह पूरी तरह से असफल हो गया। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक हुआ था। इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कानू थे। अंग्रेज सरकार झारखंड के छोटा नागपुर जिले में संथाल आदिवासियों की जमीन छीन रही थी। छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के आसपास के सारे वो इलाके के मेरे दोस्तों क्या कर रहे थे? जमीन को वो छीन रहे थे। क्या कर रहे थे? जमीन को अंग्रेज छीनने लगे थे। तो ये बात जैसे हमारे संथाल लोगों ने जैसे सिद्धू और कानू के कानों में पहुंचाई, तो उनके नेतृत्व में विद्रोह छेड़ दिया गया। ठीक है, छोटा नागपुर जिले में संथाल आदिवासी जमीन को छीन रही थी और निर्दोष लोगों की हत्या कर रही थी। अंग्रेज सिर्फ जमीन को ही नहीं छीन रहा था, बल्कि निर्दोष जो लोग थे ना, उसकी हत्या कर दे रहे थे। अब मेरे भाई जमीन छीन रहे सही है, मैं 10 साल बाद 50 साल बाद मैं जमीन खरीद लूंगा, लेकिन अगर मेरा हत्या हो जाए तो फिर कौन खरीद पाएंगे? अब ये लोग अंग्रेज लोग हत्या करने लगे आदिवासी समाज के लोगों को। इससे परेशान होकर सिद्धू और कानू ने आदिवासी को एकजुट किया और सारे लोगों को सिद्धू और कानू ने एकजुट किए और एकजुट करने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह को हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसी विद्रोह को मेरे दोस्तों कौन से नाम से जानते हैं? संथाल विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। 1897 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कहीं 2 महिला के नाम बताएं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब बेगम हजरत महल। 1897 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र और उनके नेता का नाम। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर यानी बिहार से किसने किया था? कुंवर नारायण सिंह। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहब और तत्या टोपे। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? तो नाना साहब और तत्या टोपे। और मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करे, यह भी मैंने आप लोगों को बताया। और 1857 की क्रांति का क्या परिणाम रहा, यह भी मैंने बताया। 1857 की क्रांति का क्यों असफल हो गए थे, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को सुंदर तरीके से आप लोगों को मैंने बताया। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आज यही आएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी मेरे भाई आप लोगों के पेपर के अकॉर्डिंग। हर जालियांवाला बाग का हत्याकांड कौन नहीं जानता मेरे भाई? जालियांवाला बाग हत्याकांड एक बच्चा हम सभी को पता है। एक बच्चा को पता है कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है भाई? यस या नो? मैं सही बोल रहा हूं ना? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सारे लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है। अब आते हैं सर हम लोग
हम लोग आते हैं मेरे भाई बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान। जैसे मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में सुंदर तरीके से बताया था, किसके बारे में? श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में। किसके बारे में बताया था मेरे शेर सरनियों? श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में बताए थे। ठीक इसी तरह से हमें हीनयान और महायान के बारे में बताना है। तो हीनयान यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध की शिक्षा पर आधारित था। जो हीनयान थे यह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित था। महायान जो थे यह संप्रदाय में बुद्ध के अलावा बौद्धित्व की शिक्षा भी शामिल करते थे। मतलब मेरे भाई कुल मिला के बोलने का मकसद यह है कि महात्मा गांधी के उपदेशों का पालन करता था हीनयान और महायान दोनों। हीनयान सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध द्वारा बताई गई शिक्षा को ही पालन करते थे, लेकिन जो महायान थे यह महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो तो पालन कर ही रहे थे, साथ ही साथ कुछ और बौद्धिक शिक्षाएं भी वो शामिल कर लिए थे। पॉइंट 2, इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, ना कि देवता। अब हमारा हीनयान में जो हमारे गौतम बुद्ध थे इसको इसमें एक पुरुष माना जाता था। क्या माना जाता था मेरे भाई? एक हमारा महात्मा बुद्ध को क्या माना जाता था? एक महापुरुष माने जाते थे, ना कि देवता। लेकिन यहाँ पे हीनयान में बुद्ध को एक सर्वशक्तिमान देवता माना जाता था। महायान गौतम बुद्ध को देवता मानते थे और हीनयान हम जैसे आम पब्लिक एक शक्तिशाली इंसान मानते थे। तीसरा पॉइंट, ज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया। ज्ञान को इसमें हीनयान में ज्ञान को, नॉलेज को प्रमुख स्थान दिया जाता था और व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। यहाँ करुण का मतलब होता है, करुणा का मतलब दया, किसी के प्रति दया आना। यहाँ दया को ज्यादा महत्व दिया जाता था और गृहस्थ जीवन, घर परिवार वाले लोग को भी महत्व दिया जाता था। यह था सर हमारा हीनयान और महायान के बारे में। मैंने आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कि अगर आप लोगों ने पूरा कंप्लीटली ये सारे लेक्चर को देखे होंगे तो मैंने सारा चीज आप लोगों को बताया था। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मेरे दोस्तों मैंने रगड़ करके तैयारी करवाई थी। इस सब के बारे में, कबीर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कबीर, आइए सर कबीर के बारे में बात करते हैं। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब जो हमारा कबीर है, कबीर का जन्म कहां से होता है मेरे दोस्तों? एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से 1425 को इसकी जन्म होती है। ऐसा कहा जाता है कि लाज के डर से उसके आलसी माँ ने, असली माँ ने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के नजदीक छोड़ दिया। अभी मेरे भाई उसकी जो असली मम्मी थी ना, वो कबीर को, जब कबीर छोटे थे तब वाराणसी में एक लहरतारा के पास एक तालाब था, उसी तालाब में उन्होंने फेंक दिया। अब जब जिंदा बच्चा को फेंकेंगे तो बच्चा रोएगा भी, है ना भाई? तो बच्चा रो रहे थे। उसी समय एक मेरे दोस्तों पति पत्नी गुजर रहे थे, माता पिता नीरू और नीमा द्वारा किया गया। उसका जो लालन पालन किया गया मेरे भाई, एक नीरू और नीमा प्रजाति के लोग थे, नाम था नीरू और नीमा। उनका पालन पोषण उनके माता पिता नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। उन्हें बालक का नाम, उन्होंने ही उस बालक का नाम कबीर रखा, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। और मेरे दोस्तों उन्होंने ही, नीरू और नीमा ने ही मिलकर कबीर का नाम कबीर रखा। और कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? महान। जिसका अर्थ होती है क्या? महान। कबीर का मतलब होता है क्या? महान। कबीर ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर अत्यधिक जोर दिया। कबीर कहते हैं नो हिंदू नो मुस्लिम, दोनों क्या है भाई? साथ साथ भाई भाई है। तो हिंदू मुस्लिम की एकता पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया, जिससे इन्हें क्रांति का उपाधि मिला। और इसी के कारण कबीर को क्रांति की उपाधि मिली, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। इसलिए कबीर को कभी कभी क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। ठीक है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए दोनों धर्मों में जो भी कुरीतियां थी, जो भी गलतियां थी, सभी का जमकर विरोध किया। अब कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए जो दोनों धर्म में, हिंदू मुस्लिम में जो भी कुरीतियां थी, जो भी गलतियां थी, सारे गलतियों को मेरे दोस्तों जमकर विरोध किए। कौन? कबीर। कबीर द्वारा लिखा गया पुस्तक बीजक है। कबीर द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? बीजक है, जिसमें उनकी जीवनी और दोहे का वर्णन है, जिसमें उसकी जीवन के बारे में और उसके दोहे, कबीर ने जितने सारे दोहे लिखे, सारे दोहे का क्या किया गया है? उसमें वर्णन किए गए हैं। कबीर दास की मृत्यु 120 वर्ष की अवस्था में मगहर नामक स्थान पर हो गई थी। कबीर दास अपने जीवन काल में हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल देते थे। इस प्रकार कबीर मर गए, मरकर भी हम लोगों के बीच में आज जिंदा है। इस प्रकार कबीर मर के भी मेरे दोस्तों हम सभी के बीच में क्या है?
जिंदा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताए थे मेरे भाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की क्या विशेषता है। हो सके तो मेरे भाई एक बार आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त, और अस्थायी बंदोबस्त को एक और नाम से जानते हैं स्तंभधारी बंदोबस्त। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आए थे, सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को A to Z मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को कवर करवाया। स्वदेशी आंदोलन क्या था, गांधी इरविन समझौता क्या है, ये सब के क्वेश्चन के बारे में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को जहां तक हो सके मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। इसके लिए मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं तहे दिल से कह रहा हूं बेस्ट ऑफ लक। अभी तक आपने जितने सारे एग्जाम दिए हैं सबसे अच्छा एग्जाम आप लोगों का हिस्ट्री का आने वाला है। दिल में इरादा करके रखे, सर 42 में 42 मार्क्स ला के दिखाएंगे। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, 12 30 12 कितना हो गया 42, तो 42 मार्क्स मेरे दोस्तों आप यूं ही चुटकी मिला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरे दोस्तों डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छी तरह से एग्जाम देना है। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगी। मुलाकात करता हूं पॉलिटिकल साइंस के क्लास में।